हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जीएस घुरिये, जो भारतीय विचारक या पहले विचारक भी कह सकते हैं इनको, और इन्हें समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इससे पहले की ज़रूरी यह सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीएस घुरिये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह भारत के पहले भारतीय समाजशास्त्री थे, इसलिए हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो गोविंद, इनका पूरा जो नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये था। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पैट्रिक गिट्स बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पहले अध्यापक थे। तो पहले अध्यापक अर्थात समाजशास्त्र की शुरुआत करने का श्रेय जो दिया जाता है भारत में, वह पैट्रिक गिट्स को दिया जाता है। लेकिन अगर भारतीय समाजशास्त्री के रूप में देखा जाए तो गोविंद सदाशिव घुरिये जो है भारत के पहले समाजशास्त्री थे, जिसलिए इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उसके बाद घुरिये ने समाजशास्त्र के अध्यापन की जो है बागडोर संभाला। पैट्रिक गिट्स के यह शिष्य थे। इनके गुरु का नाम पैट्रिक गिट्स था। पैट्रिक गिट्स के बाद इन्होंने जो है समाजशास्त्र अध्यापन का समाजशास्त्र जो है बागडोर संभाली। उसके बाद वे भारतीय विधा शास्त्र के प्रणेता भी थे। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला कि समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, वे किसके शिष्य थे या उनके गुरु कौन थे, और तीसरा भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य के प्रणेता कौन थे। इसके बाद वे ऐसे मठाधीश थे जिनके शिष्यों की संख्या दर्जनों में थी। कई विश्वविद्यालय में उनके विद्यार्थियों द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय विधा की दृष्टि से घुरिये ने जिस समाजशास्त्र को विकसित किया वह वस्तुतः एक हिंदू ब्राह्मण राष्ट्रीय समाजशास्त्र था। तो घुरिये एक ब्राह्मण थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति के रूप में भी देखा है, इसलिए इन्हें जो कहा जाता है कि इन्होंने जो भारत में समाजशास्त्र विकसित किया वह हिंदू ब्राह्मण राष्ट्रीय समाजशास्त्र के रूप में देखा जाता है। वे भारतीय संस्कृति की एकता को हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, और देखा जाए तो घुरिये संस्कृति भाषा के पंडित थे। वे स्वयं सारस्वत ब्राह्मण थे और इसी ने इन्हें हिंदू वैचारिकी या का प्रणेता बना दिया। अर्थात हिंदू एक तरह से एथनोसेंट्रिज्म था कि वह भारतीय संस्कृति से सर्वाधिक लगाव था, और उन्होंने कहा कि जो हिंदू या भारतीय संस्कृति है उसकी एकता जो है हिंदू संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। घुरिये का प्रारंभिक जीवन जो है इस तरह से था। घुरिये का जन्म जो है महाराष्ट्र के एक गांव मालवान में हुआ था। उनके परिवार में संस्कृति तथा सांस्कृतिक ग्रंथों का जो है पाठ पठन बहुत अधिक होता था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा अपनी पुस्तक आई एंड द अदर एक्सप्लोरेंस 1973 में रखा है। तो आपको अगर विस्तृत रूप में घुरिये के बारे में पढ़ना है तो उनकी जो है पुस्तक आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस जो है पुस्तक, उसको पढ़ सकते हैं, जो 1973 में प्रकाशित हुआ है। इनकी प्राथमिक शिक्षा मालवन और उनकी उच्च शिक्षा मुंबई के एल्किस्टन कॉलेज में हुई है। उन्होंने एमए संस्कृत भाषा की डिग्री में किया था। पैट्रिक गिट्स से प्रभावित होकर उन्होंने समाजशास्त्र में रुचि ली, अर्थात पैट्रिक गिट्स को इन्होंने गुरु माना है। बौद्धिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाए तो सन 1920 में बम्बई विश्वविद्यालय ने घुरिये का चयन लंदन के उच्च शिक्षा के लिए किया गया। तो यहाँ 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में ही 1914 में जो है समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया था, लेकिन समाजशास्त्र का जो औपचारिक रूप से अध्ययन अध्यापन जो है 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में ही हुआ था। तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए जो है उनका चयन किया गया, लंदन में उन्हें स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी गई कि वह लंदन जाकर पढ़ सके। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। बाद में चलकर यह स्कूल उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। आगे चलकर एससी हेडन और एलटी हाउस लंदन विश्वविद्यालय में घुरिये के संपर्क में आए। अर्थात जब उन्होंने आगे चलकर तो लंदन विश्वविद्यालय गए, वहाँ पे उन्होंने
इनकी जो मुलाकात हुई वह हेडन और एल्टी हब हाउस से हुई। वे इनसे भी संतुष्ट नहीं थे। बाद में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय को भी 1 साल बाद छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में WHR रिवर्स के साथ उन्होंने PhD करना तय किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उन्होंने किसकी अंडर में या किससे प्रभावित ज़्यादा हुए थे, सर्वाधिक प्रभावित जो हुए थे WHR रिवर्स से हुए हैं। तो जितने भी रेड मार्क से पॉइंट लिखे हुए हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। के साथ उन्होंने PhD करना तय किया। सन 1922 में घुरिये को PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस के परीक्षकों में रिग्वे और कुक थे, अर्थात उनके जो थीसिस का परीक्षण जो है पास करने का जो जिम्मेदार थे वह रिग्वे और कुक थे। कुक को भारतीय मानव शास्त्र का अगुआ समझा जाता है। तो कुक जो है भारतीय मानव शास्त्र के अगुआ माने जाते हैं। वे बम्बई विश्वविद्यालय में पहले तो रीडर बने और इसके बाद 1943 में प्रोफेसर हुए। संपूर्ण अवधि तक बम्बई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे। तो घुरिये जो है बम्बई विश्वविद्यालय में पहले तो रीडर के तौर पर कार्य किया, उसके बाद जो है 1943 में प्रोफेसर हुए। संपूर्ण अवधि तक मतलब अपने लाइफ टाइम तक वह बम्बई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी रहे। उनकी जो पहली कृति थी वह कास्ट एंड रेस 1932 में प्रकाशित हुई थी। 1934 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई में घुरिये को रजत पदक दिया था। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में प्रकाशित होने के बाद उन्हें 1934 में इसके लिए क्या है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जो बम्बई में है उसके द्वारा जो है घुरिये को रजत पदक दिया गया। इससे आगे उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई का नुमाइंदा भी घोषित किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई का नुमाइंदा अर्थात उनकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। आगे चलकर घुरिये को बम्बई एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी 1942 से 1949 तक और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 से 1966 में अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना घुरिये के द्वारा ही हुई थी और यह 1952 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष GS घुरिये ही थे और इनका जो कार्यकाल रहा यह लगभग 14 सालों तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। आगे घुरिये की समाजशास्त्र की परिभाषा। घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक थे। उन्हें बहुत कुछ लिखा। घुरिये साहित्य पर कुछ विद्वानों ने लिखा। घुरिये के समकालीन समाजशास्त्र को बहुत अधिक प्रभावित किया था। मतलब उस समय जो था टाइम, उस समय इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण किया और उसके प्रमुख पत्र सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना भी की। तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत कौन सा पत्र या बुलेटिन जारी होता है। तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जारी होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे घुरिये ने भारत के समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी। इसी कारण से उन्हें समाजशास्त्री विचारक कहा जाता है। घुरिये भारत की सभ्यता के विश्लेषण संस्कृति, भाषा एवं भारतीय विधा के माध्यम से किया है। तो घुरिये ने जो भी भारतीय सभ्यता की बात या विश्लेषण कही है वह संस्कृत भाषा में भारतीय विधा के आखिर भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य है क्या उसको जान लेते हैं। तो भारत में जो भी ग्रंथ हैं, शिलालेख हैं, अर्थात जो भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इनके माध्यम से जो है इन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या करने का प्रयास किया या अपने विचारों को बताने का प्रयास किया। उसी को भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। और भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य को एक लोग और प्रयोग करते हैं जिसे लुईस ड्यूमा, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे। तो राधा कमल मुखर्जी और इरावती कर्वे जो है इनके शिष्यों में से जो है प्रमुख माने जाते हैं।
तो इन्होंने भी भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य का जो है प्रयोग किया है। अगला है ब्रिटिश अनुकूलन के समय में। तो लंदन में एक बहुत बड़ा प्रयास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हो रहा था। वहाँ के विद्वान भारतीय सभ्यता की खोज में लगे थे। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने सांस्कृतिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा भारतीय सभ्यता के पुनर्निर्माण की समस्या विद्वानों ने की चर्चा की। तो जो है ब्रिटिश का जो राज्य था उस समय जो क्या होता था, वह लंदन से विद्वानों को बनाते थे ताकि भारतीय कल्चर को समझ सके और भारत पे और अधिक तक शासन कर सके। तो मैक्स मूलर खास करके प्रमुख रूप से उस समय जाने जाते थे जो मानव शास्त्र का है, क्योंकि पहले जो अध्ययन होता था वह मानव शास्त्र में होता था और संस्कृति का अध्ययन भी मानव शास्त्र के अंतर्गत कहा जाता था। तो मैक्स मूलर आए, भारतीय विद्वानों या संस्कृत सीखी और सांस्कृतिक ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन करके भारतीय सभ्यता के पुनर्निर्माण की समस्या की जो है चर्चा की। विद्वानों ने यह स्थापित किया कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, यह बहुत विकसित थी। तो मैक्स मूलर ने यह साबित किया कि भारत की जो सभ्यता है यह बहुत पुरानी है और यह बहुत ही विकसित थी अपने समय में। घुरिये पर ब्रिटिश मानव शास्त्रियों और इतिहासकारों का बहुत बड़ा प्रभाव था। इन विद्वानों ने यह स्थापित किया कि किसी भी सभ्यता को समझने के लिए संस्कृति और भाषा के संबंधों को देखा जाना चाहिए। आखिर जो विद्वान थे मैक्स मूलर और जो भी विद्वान थे मानव शास्त्र के, उन्होंने यह कहा कि अगर हमें भारतीय समाजशास्त्र या सभ्यता को समझना है तो यहाँ के कल्चर और भाषा के संबंधों को देखा जाना चाहिए। कुछ विचारकों का मत था कि यूनान की सभ्यता भारत में आ गई और यहाँ के लोगों ने इसे हाथों हाथ अपना लिया। वहीं कुछ विचारकों का मानना था कि जो यूनान की सभ्यता का प्रसारण यहाँ पे हुआ है और उसी को अपना लिया। कुछ अन्य विचारकों का कहना है कि मिस्र की भाषा और संस्कृति थी और किसी भी बदलाव के बिना भारतीय सभ्यता की भाषा बन गई। तो अलग अलग जो ब्रिटिश मानव शास्त्री थे उनके अलग अलग विचार थे। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि यूनान की सभ्यता को भारत के लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने कहा मिस्र की भाषा संस्कृति को भारत के लोगों ने अपनाया, और कुछ ब्रिटेन के समाजशास्त्रियों की मानना यह थी कि संस्कृति भाषा का ज्ञान और संस्कृति का भंडार है। तो इन्होंने कहा ज्ञान और विचार का एक बहुत बड़ा भंडार जो है संस्कृत भाषा है। दुनिया भर की जो सभ्यताएं हैं, दजला, फरात, मिस्र और सिंधु घाटी, यह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वैदिक संस्कृति के महत्व को मैक्स मूलर ने स्थापित किया और वे ही इसके प्रणेता कहे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैक्स मूलर के परिप्रेक्ष्य। तो भारतीय समाज को समझने के लिए हिंदू कानून को भी समझना बहुत आवश्यक है। मैक्स मूलर का कहना था कि अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो वहाँ की सभ्यता, वहाँ के कानून, वहाँ के नियम, वहाँ के कल्चर आदि को समझना चाहिए। बर्नार्ड कोहेन ने भारतीय समाज की व्याख्या करते हुए कहा कि हिंदू का जीवन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चलता था, जैसे गृहस्थ नियम, कर्म के नियम। तो ये सब सिद्धांतों की इन्होंने चर्चा बताई कि जो हिंदू व्यवस्था है, भारतीय समाज है, वह इन नियमों से प्रभावित होकर चलती थी। वहीं रोशन ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि प्राच्य विधा विद्वानों के अनुसार भारतीय समाज को समझने का सही तरीका संस्कृत भाषा है। जब आपको क्योंकि भारतीय जो ग्रंथ थे या जो भी थे, उपनिषद, वेद, अन्य ग्रंथ, उनकी जो भाषा में लिखी गई थी वह संस्कृत थी। इसीलिए रोशन ने कहा कि अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो सही तरीके से संस्कृत भाषा को समझना होगा ताकि हम उसके ग्रंथों के माध्यम से नॉलेज को प्राप्त कर सकें भारतीय सभ्यता के बारे में। आगे थॉमसन एवं टाटमैन ने प्राच्य विज्ञान विधा की कतिपय मान्यताओं को नकारा है। उनका कहना था कि ये विद्वान भारतीय सभ्यता की गरिमा से इतने अधिभूत या प्रभावित हो गए, मनमोहित हो गए कि इन्होंने सच्चाई को नहीं देखा कि वे सभ्यता पर पागल हो गए। इन्होंने कहा भारतीय सभ्यता इतनी रिच या वो थी, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर जो है अभिभूत होकर उन्होंने सभ्यता की चर्चा की है। आगे घुरिये की वैचारिकी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहाँ आधुनिकता या कहिए कि प्रगति की बात कही जाती है, वहाँ घुरिये संस्कृत भाषा के आधार पर अतीत में लौटने की संभावना को देख रहे थे। तो घुरियों को मानना था कि हमें अगर आधुनिक होना है तो हमें अपने संस्कृति, कल्चर को बचाना होगा और पीछे की ओर लौटना
होगा। अगला, भारतीय सभ्यता का राष्ट्रवादी निर्वचन। भारतीय सभ्यता पर 20वीं शताब्दी में नई विचारधाराएं आई, मतलब जो भी कल्चर है वह आई। सन 1830 के दशक में रोमिला थापर ने कहा कि वेदों को संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहा जाने लगा। तो रोमिला थापर जो है बाद की लेखक है, लेकिन उन्होंने कहा जब 1830 का समय जो चल रहा था, उस समय क्या था, उस समय वेदों को संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहा जाता था। राजा राम मोहन राय ने अपने ग्रंथों में बराबर यह कहा कि भारतीय संस्कृति ग्रंथ हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो राजा राम मोहन जो है उस समय के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा, कई जैसे भारतीय प्रथाओं की कुरीतियाँ जो चल रही थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने अपनी जो विचारधाराएं थी उसमें उन्होंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति ग्रंथ हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, मतलब उनमें बहुत नॉलेज दिया गया है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। 1930 के दशक में भारत में जो विचारधारा बनी यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की थी, और यह राष्ट्रीयता वेदों पर आधारित थी। सावरकर ने कहा कि भारतीय समाज मूल रूप से हिंदू समाज है। तो 1830 के समय में भी भारतीय ग्रंथों पर अधिक प्रभावित देना कि हमें नॉलेज या ज्ञान के लिए भारतीय ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य जरूरी है या उनसे सीखना है, वो हमारी धरोहर है। और बाद में आगे चलकर जो नई विचारधारा थी वह राष्ट्रीय संस्कृति की बनी, जिसे खास करके वेदों पर आधारित माना गया। और सावरकर जैसे लोगों ने कहा कि जो भारतीय समाज है वह मूल रूप से हिंदू समाज है, अर्थात हिंदू सभ्यता से ही प्रभावित है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देश में निम्न विचारधारा बड़ी प्रोत्साहित रही कि भारत में आर्यों के आने के बाद इतिहास ने बड़ी महत्वपूर्ण करवट ली। आर्य दासों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गए। हिंदू और मुसलमानों में भाषा, धर्म और प्रजाति को लेकर मतभेद उभर आए। ये कब की बात है, 19 और 20वीं शताब्दी के बीच की बात है। तो मोस्ट और तीसरा कि आर्य प्रजाति और हिंदू जाति को पर्यायवाची समझा जाने लगा, और हिंदू जातियों में ब्राह्मणों और उच्च जातियों को एक ही श्रेणी में रखा जाने लगा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में पहला तो यह विचार था कि आर्य आए और यहाँ के लोगों को दास बना के रखा, उनके बीच संघर्ष हुआ और उनको जो है यहाँ से भगा दिया गया। दूसरा है कि हिंदू और मुसलमानों की जो भाषा, धर्म और प्रजाति है उसको लेकर मतभेद हुए। और तीसरा बात है कि आर्य प्रजाति और हिंदू जाति को पर्यायवाची समझा जाने लगा। तो आर्य को यहाँ का मूल निवासी समझा जाने लगा, और हिंदू जातियों में जो ब्राह्मण हैं उनको और उच्च जातियाँ जैसे क्षत्रिय और अन्य जातियों को एक ही श्रेणी में रखा जाने लगा। अगला है कि किस तरह भारतीय कल्चर में विसरण या डिफ्यूजन, अलग अलग सामाजिक संस्कृतियों का भारतीय संस्कृतियों पर क्या प्रभाव था। तो घुरिये की विचारधारा का कोई विश्लेषण हो उसमें तात्कालिक विचारों का समावेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह लंदन की एक विचारधारा थी विसरणवादियों में फेरी, WJ पेरी, एलियट स्मिथ, होकार्ट और WH रिवर्स उल्लेखनीय मानव शास्त्री थे, जिन्होंने माना कि भारत की जो संस्कृति का विकास हुआ वह विसरणवादी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इन्होंने कहा कि किसी भी सभ्यता का उदय केवल एक बार होता है और तब इसका स्थानांतरण दूसरे देशों में होता है, इसी को इन्होंने विसरण कहा है। घुरिये की विचारधारा पर विसरणवादियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे रिवर्स से अत्यधिक प्रभावित थे, और एक और घुरिये रिवर्स के प्रसारणवाद से प्रभावित थे, वहीं दूसरी ओर उनके संस्कृति, भाषा के ज्ञान और पाश्चात्य विधा की पकड़ ने उनकी वैचारिकी को मजबूत किया। बाद में चलकर वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब रिवर्स ने तुलनात्मक मनोविज्ञान और बंधुत्व को अपनाया या अपना विशेष अध्ययन क्षेत्र बनाया, तो इसका प्रभाव जो है घुरिये पे बहुत ज़्यादा पड़ा। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को भारतीय समाज का अध्ययन धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए।
तो घुरिये की मूल विचारधारा क्या थी कि जो भी भारतीय अगर समाज या समाजशास्त्र भारतीय समाज की व्याख्या करनी है तो हमें सांस्कृतिक ग्रंथों या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर की जानी चाहिए। घुरिये का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र। घुरिये ने सभ्यता को उन्होंने सांस्कृतिक ग्रंथों के माध्यम से समझने का जो है प्रयास किया। उनका कहना था कि भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति है वह बाहरी प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होती रही है। तो घुरिये का मानना था कि अलग अलग समय पे जो है भारत में आक्रमण होते रहे, जैसे मुगलों का आना, बहुत से विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ जिससे वहाँ के कल्चर और संस्कृति से जो है भारत प्रभावित होता रहा है। मृत्यु से जुड़े हुए कर्मकांडों का विवरण देते हुए वह कहते हैं कि कर्मकांड शायद मिस्र की सभ्यता से आए हैं। श्रीनिवास ने कहा कि विसरणवाद को स्पष्ट रूप से उनकी पुस्तक श्रीनिवास ने जीएस घुरिये के बारे में कहा कि विसरणवाद को स्पष्ट रूप से उनकी पुस्तक फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955 में देखा जा सकता है। यहाँ पर वे परिवार को बंधुत्व की शब्दावली में देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि रिवर्स पहले ही चर्चा कर चुके थे मानव शास्त्र में। परिवार में सदस्यों के व्यवहार के तथ्यों को वे इंडो आर्यन, यूनान, लैटिन संस्कृतियों से लेते हैं। तो इनका जो पारिवारिक शब्द या व्यवहार है वह हमारे सभ्यता में इंडो आर्यन या यूनान की संस्कृतियों से प्रभावित थे। आगे घुरिये की रुचि जो है वह सभ्यता के इतिहास में कई जगहों पर देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी 1947 में ब्रिटेन का संदर्भ देते हुए कहा कि 1800 से 1930 की अवधि में इस देश ने राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए कई प्रयास किए। अर्थात उस समय जो है ब्रिटेन से हमें आज़ादी चाहिए थी, तो क्या हुआ कि उस समय जो है राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए। यहाँ वे संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह दोनों एक ही प्रघटना के अंग हैं। तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में उनके क्या विचार थे? उन्होंने कहा कि संस्कृति और सभ्यता एक ही घटना के दो प्रमुख अंग के रूप में हैं, उन्हें पृथक नहीं समझा जाना चाहिए। घुरिये के शब्दों में संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेता है। परंपरा से मानव शास्त्री संस्कृति को निरपेक्ष मानते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से कि उनका मानना था कि संस्कृति सभ्यता और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार, संस्कृति सभ्यता है जिसे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लिया है। परंपरा से मानव शास्त्रीय संस्कृति को निरपेक्ष मानते थे। इन्होंने कहा कि संस्कृति न बड़ी होती है और न छोटी होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृति अमेरिका संस्कृति से बड़ी है या तो संस्कृत होती है। इन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में संस्कृति को देखा। इन्होंने कहा कोई भी संस्कृति जो है छोटी और बड़ी नहीं होती है। प्रत्येक समूह की अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक समूह जो है अपने संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझता है। घुरिये ने अपनी पुस्तक ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन 1948 में सभ्यता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभ्यता एक सामूहिक प्रयास है। इस आधार पर वे पाश्चात्य सभ्यता का विश्लेषण 1300 से 1925 के काल का कहते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का विवरण करने के बाद घुरिये टाइनबी की आलोचना करते हैं। भारतीय इतिहास में प्रजाति अर्थात प्रजाति के बारे में जीएस घुरिये का क्या विचार था? तो घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर पुस्तक पूछे जाते हैं। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राच्यविदों द्वारा प्रस्तुत मानव जाति अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में इंडो आर्यन प्रजाति 2500 ईसा पूर्व से आई है। इस प्रजाति का जो धर्म था वह वैदिक धर्म था। मोटे रूप में ब्राह्मण थे, या मोटे रूप में कहा जाए तो आर्य के जो जिनके पूर्वज थे वे ब्राह्मण, अब वर्तमान समय में ब्राह्मण थे। इन्होंने कहा
कि गंगा के मैदानों में अपनी संस्कृति को इन्होंने विकसित किया और इसी सभ्यता को जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात वैदिक धर्म के माध्यम से ही जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ है और जो आर्य आए वह अपनी संस्कृति का विकास जो है गंगा के मैदानों में करते हैं। जाति व्यवस्था का उद्भव होने के साथ ही जाति व्यवस्था जो है अंतर वैवाहिक अर्थात इंडोगैमर थी, अर्थात अपनी ही जाति में विवाह करते थे। इसका अर्थ था कि जाति का कोई सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करेगा। विवाह का यह नियम प्रजाति की रक्त शुद्धता बनी रहेगी। घुरिये कहते हैं कि आर्य भारत में उत्तर पश्चिम से आए थे। यहाँ घुरिये का 2-3 चीज़ों का निष्कर्ष निकालते हैं। पहला इन्होंने कहा कि जो आर्य आए उनका धर्म जो है वैदिक धर्म था और यह 2500 ईसा पूर्व आए हुए थे और इन्हीं के ये गंगा मैदानों में अपनी संस्कृति का इन्होंने विकास किया और वहीं से जो है जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। और जाति व्यवस्था उद्भव होने के साथ साथ आर्य जो है वह अपनी प्रजाति की रक्त शुद्धता बनाए रखने के कारण उन्होंने जाति व्यवस्था में अंतर वैवाहिक नियम जो है लाया और इस अर्थ में उन्होंने जो है अपनी रक्त की शुद्धता बनाए रखी। घुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक में के पहले संस्करण में प्रजाति की विस्तार पूर्वक विवेचना की है। इस समय रिजले ने अपनी पुस्तक में जाति के साथ प्रजाति के मसले को उठाया, मतलब समकालीन थे रिजले जो है, उन्होंने भी प्रजाति की जो है अपनी चर्चा की है। अर्थात प्रजाति की जो है मुख्य रूप से जाना जाता है, भारतीय समाज को प्रजाति के रूप में विभाजित करने का श्रेय जो है रिजले को दिया जाता है। उठाया और वास्तव में उनका विमर्श जाति का प्रजाति सिद्धांत था। रिजले का जो सिद्धांत था वह जाति का प्रजाति सिद्धांत था। रिजले ने भारतीय मानव जाति विभाग के निदेशक थे। इन्होंने पहली बार जातियों को प्रजातियों के संदर्भ में देखा। घुरिये ने रिजले को अस्वीकार किया, अर्थात घुरिये जो है रिजले को अस्वीकार करते हैं, अर्थात उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव जाति के अध्ययन के आंकड़ों से फिर से देखा जाना चाहिए और यह भी कहा कि जातियों का स्तरीकरण में जो दर्जा है वह प्रजाति के दर्जे से सही नहीं बैठता है। तो आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, जैसे उनका रिजले का जो मानना था, उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रजातियां अलग अलग जातियों के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन उसकी आलोचना करते हुए घुरिये ने कहा कि जो जातियों का स्तरीकरण या स्ट्राटिफिकेशन है वह प्रजातियों के दर्जे में नहीं देखने को बैठता है या सही नहीं है। आगे भारतीय संस्कृति का इतिहास के बारे में उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने अपनी इस विचारधारा को कई पुस्तकों में रखा, अर्थात भारतीय संस्कृति इतिहास की चर्चा करते हुए कई पुस्तकों में करते हैं, जैसे फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955, टुवर्ड ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन गोत्र एंड चारणा 1972 और वैदिक इंडिया 1979। तो इन प्रमुख पुस्तकों में इन्होंने भारतीय संस्कृति की इतिहास की जो है चर्चा की है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के निम्न पहलुओं की चर्चा की कि परंपरागत हिंदू या ब्राह्मण जातियों का ज्ञान, धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक संगठन एवं कानून, उपरोक्त जो है सांस्कृतिक पहलुओं के विवेचन में घुरिये के सांस्कृतिक ग्रंथों के आधार पर किया है। तो घुरिये बताते हैं जो कि परंपरागत हिंदू या ब्राह्मण थे, उनको जो ज्ञान था वह वेदों का था, वेदों का ज्ञान था, वही ज़्यादा ज्ञानी थे। उन्हें धार्मिक प्रथाएं पता थी और जो भारतीय वेदों में है कुछ सामाजिक संगठन थे और कुछ कानून थे जो भारतीय सांस्कृतिक तत्वों के प्रथम या महत्वपूर्ण पहलू थे। इसके बाद उन्होंने गोत्रवस्तु बहिर्विवाह, उन्होंने गोत्र को बताया कि जो गोत्र होता है एक्सोगेमी होता है। तो भारतीय ग्रंथों में एक व्याख्या की गई है कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक ही गोत्र के लोग एक ही पूर्वज की संतान हैं और सभी जो है आपस में भाई बहन हैं, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को अपने गोत्र से हटकर दूसरे गोत्र में विवाह करना होता है। परिवार के बारे में जो है भारत में जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसका उद्गम इन्होंने इंडो आर्यन संस्कृति से बताया है।
तो घुरिये जो कहते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार की जो प्रथा आई है वह इंडो आर्यन संस्कृति से आई है। गोत्र व्यवस्था में पूर्वज पूजा का जो रिवाज है उन्हें स्मृतियों में देखा जाता है। इन प्रथाओं में धार्मिक संस्कृति ग्रंथों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, अर्थात हमें इन प्रथाओं को समझना है तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर समझना होगा। घुरिये के अध्ययन का नतीजा यह रहा कि भारतीय समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत धर्म है और यह धर्म ब्राह्मण धर्म है। तो घुरिये ने बताया कि जो भारतीय समाज है जिसका संचालन चल रहा है, जिस धर्म के माध्यम से चल रहा है, वह धर्म जो है ब्राह्मण धर्म है। इस धर्म के आधार पर भी भारतीय समाज जो है संगठित है। अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया में घुरिये ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों का विवरण इंडो आर्यन लोगों के संदर्भ में किया है। इन्होंने कहा भारतीय समाज में ज़्यादातर जो कल्चर या संस्कृति या लक्षण मिलते जुलते हैं वह इंडो आर्यनों से मिलते हैं। इस तरह उनकी दृष्टि में आर्य संस्कृति चाहे वह भारत की हो या बाहर की कई समानताएं हैं। संस्कृति और भाषा की समानताएं आर्यों को एक मानवीय जाति या एथनिक समूह बनाती हैं। सभ्यताओं की एकता के बारे में उनके क्या विचार थे। और कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभ्यताओं की एकता की चर्चा किसने की है, तो घुरिये। तो भारत की सभ्यता में जो एकता है इसका आधार हिंदू धर्म ब्राह्मणों का धर्म है, उनके विचार और उनके मूल्य हैं। तो घुरिये मानते हैं जो भारतीय सभ्यता में एकता देखी जाती है वह हिंदू धर्म है या ब्राह्मणों का धर्म कह सकते हैं, या उन धर्मों में जो विचार हैं जो मूल्य हैं उसके कारण है। यस्के प्रामाणिक और वेणुगोपाल ने घुरिये के योगदानों के निष्कर्षों में कहते हैं कि मानकीय हिंदूवादी विचारक थे, अर्थात यह केवल और केवल हिंदूवादी विचारक थे। इन्होंने अन्य धर्मों जो भारत में पाए जाते थे उनकी थोड़ी सी अवहेलना की है। वेणुगोपाल कहते हैं घुरिये के अनुसार भारत में पिछले वर्षों में जो भी आत्मसातकरण हुआ है वह हिंदूवादीकरण ही है। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि भारत के आदिवासियों कोई पृथक समूह न होकर हिंदू ही हैं। घुरिये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से पृथक हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत के आदिवासी जो हैं वह पृथक समूह न होकर हिंदू ही हैं, और इसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों को लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, तो वह GS घुरिये है। घुरिये ने अपनी पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के समुदायों की चर्चा की है। वे कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में मुसलमानों की संस्कृति के तत्व मिलते हैं। यह केवल समन्वयवाद है, लेकिन इसमें विलयन नहीं कहा जा सकता है। तो घुरिये कहते हैं कि भारतीयों में प्राचीन सभ्यता से ही कुछ मुसलमानों के तत्व देखे सकते हैं, लेकिन उसको भारतीय या हिंदू सभ्यता के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। न मुसलमान हिंदू बने हैं और न ही हिंदू मुसलमान बने हैं। घुरिये का आग्रहपूर्वक कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों पृथक समुदाय हैं। इन समुदायों में कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। तो मुसलमान समुदाय के बारे में बस केवल घुरिये इतना ही चर्चा करते हैं। सोशल टेंशन और इन इंडिया में इन्होंने कहा देखा कि जो धार्मिक रीति रिवाज या प्रथाएं हैं हिंदू समाज की अलग हैं और मुस्लिम समाज की अलग है, दोनों को विरोधी इन्होंने समझा, और इसीलिए इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि हमेशा द्वंद्वता जो है बनी रहेगी। अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस में 1969 में कहा कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के उनके धार्मिक व्यवहारों में इतना अंतर है कि वह एक दूसरे के परस्पर विरोधी या दुश्मन समझे जा सकते हैं। ये दोनों संस्कृतियां इतनी भिन्न हैं कि इनको समन्वय अर्थात एक साथ नहीं किया जा सकता है। भारतीय समाज अनिवार्य रूप से एक हिंदू समाज है। तो घुरिये ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भारतीय समाज है वह अनिवार्य रूप से एक हिंदू समाज है। घुरिये ने भारतीय समाज को हर तरह से हिंदू समाज मानते हैं। देवदास पिल्लई ने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू द घुरिये 1977
तो घुरिये पर लिखी यह पुस्तक उनकी है, इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू घुरिये, अर्थात घुरिये के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाजशास्त्र क्या है, 1997 में इन्होंने लिखा है। और उनमें घुरिये और उनके पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के समाजशास्त्रियों के लेखन को, शब्दकोश को परिभाषित किया था। इसमें इन्होंने घुरिये की विचारधारा की चर्चा की है और उनसे संबंधित जो जैसे राधा कमल मुखर्जी, यावती कर्वे, डीपी मुखर्जी जैसे कई लोग थे जो उस समय घुरिये के शिष्य के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने किन किन शब्दों का चयन किया, किस तरह से भारतीय संस्कृति को, समाजशास्त्र की व्याख्या की, उसकी इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। स्वयं पिल्लई भी घुरिये के अनुसंधान विद्यार्थी रहे हैं। इसकी यह विशेषता है कि इनमें गैर हिंदू समूहों की चर्चा नहीं के बराबर ध्यान दिया गया। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला जो घुरिये हैं या उनके जो अन्य शिष्य थे, उन्होंने गैर हिंदू समूहों की उतनी चर्चा नहीं की है। आगे घुरिये के मार्गदर्शन में जो 80 अनुसंधान हुए हैं, उनमें से एक ईसाई समुदाय पर। घुरिये के मार्गदर्शन में लगभग 80 लोगों ने पीएचडी किया। उनमें से एक ईसाई समुदाय पर, एक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर और केवल एक हिंदू मुसलमानों पर की गई है, संबंधों पर की गई है। और अछूतों और आदिवासियों पर होने वाले अनुसंधानों की संख्या थोड़ी जो है इनसे अधिक थी। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि घुरिये के अंतर्गत 80 अनुसंधान हुए, उसमें से केवल एक ईसाई, एक मुस्लिम और हिंदू संबंधों पर और कुछ अछूतों और आदिवासियों पे अनुसंधान हुई हैं। बाकी सब भारतीय कल्चर, संस्कृति, इतिहास, अन्य तथ्यों पर जो है हुआ है। कोरल उपाध्याय सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के 51वें 2002 में जो 51वां प्रकाशित हुआ था पत्र, उसमें इन्होंने कहा कि घुरिये ने संपूर्ण कृति जो है वह हिंदू राष्ट्रवादी समाजशास्त्र रहा है। तो कोरल उपाध्याय मानते हैं घुरिये का जितना भी प्रकाशन या कृति है वह पूर्णतः हिंदू राष्ट्रवादी समाजशास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए। घुरिये को समाजशास्त्र में रुचि धर्म के क्षेत्र में थी और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म या भारतीय सभ्यता को या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के संदर्भ में संबोधित किया था। आगे घुरिये एक राष्ट्रवादी थे, प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की चर्चा करते थे। यह सही है कि घुरिये भारत को एक एकीकृत देश बनाना चाहते थे, अर्थात एकता लाना चाहते थे, पर उनकी एकीकरण की जो विचारधारा थी, सामान्य विचारधारा से जुदा थी। वे कहते हैं कि भारत के एकीकरण के लिए निरपेक्षवादियों अर्थात सेकुलरिस्ट ने जो सिद्धांत रखा है वह घुरिये को स्वीकार नहीं था। उनका मानना क्या था कि इस नुस्खे के कारण देश में जो है अलगाववादियों की शक्ति बढ़ रही है। घुरिये देखिए, जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है उसका मानना था कि हिंदू या अन्य जो भी समुदाय हैं वह मिलकर जो है एक सब अपने अपनी संस्कृति या कल्चर को फॉलो करके एकीकरण ला सकते हैं, लेकिन घुरिये ने इसकी आलोचना की है। और घुरिये का मत इस संबंध में इस तरह था कि सरकार की या नेहरू द्वारा स्वीकृत धर्मनिरपेक्ष नीति में घुरिये का विश्वास नहीं था। मतलब जो सरकार ने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई उसकी आलोचना घुरिये करते हैं। इससे देश में एकाधिक प्लूरल समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। दूसरी इन्होंने कहा कि इससे देश में जो है एक या अधिक प्लूरल समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कही गई है कि राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव होगा जब देश के नागरिक समान मूल्यों को स्वीकार करें। तो घुरिये मानते हैं जब धर्मनिरपेक्ष होगा, सब अपने अपने मूल्यों का पालन करेंगे, तो राष्ट्र का एकीकरण नहीं होगा। राष्ट्र के एकीकरण के लिए हमारे देश या देश के सभी भी नागरिक जो है सामान्य मूल्यों को स्वीकार करें। उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं, जैसे विवाह को लेकर अलग अलग समुदायों का अलग अलग मूल्य थे। उस समय क्या था कि मुस्लिम अपने शरिया लॉ के तहत कानून फॉलो करते थे, हिंदू जो है हिंदू कोड बिल या जो भी संविधान था उस तहत चलते थे, और यही संविधान जो है सिखों और अदर समुदायों पर लगता था, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसे नहीं मानता था। उसे लेकर इन्होंने कहा कि सबके मूल्य विचार जब अलग अलग रहेंगे तो वह
समुदाय या राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो सकता। घुरिये ने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव होगा जब देश में सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक एकीकरण संभव हो जाएगा। इन्होंने कहा देश में तभी एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण होगा जब सामाजिक राजनीतिक एकीकरण संभव होगा। यहाँ तो देखेंगे आप कि मुस्लिम पार्टियां अलग बनी हुई हैं, अदर पार्टियां, इसी तरह मतलब समुदाय के आधार पर पार्टियों का निर्माण हुआ है। इसी तरह समाज में भी अलग अलग समुदाय अपने अपने हिसाब से संगठन बनाए हुए हैं। तो इनका जब से एकीकरण नहीं होगा तब से राष्ट्रीय एकीकरण संभव नहीं होगा। घुरिये ने राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थन में थे। उनकी दृष्टि में भारत में एकीकरण निम्न विधि द्वारा लाया जा सकता है। अब हम घुरिये के विचारों को समझेंगे। इससे पहले उन्होंने जो अन्य विचारक थे या सेकुलरिज्म थी उसकी आलोचना करते हुए निम्न तत्वों को रखा था। अब घुरिये मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का पहला चरण होना चाहिए कि हमें विभिन्न धार्मिक समूहों एवं पिछड़े वर्गों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में उनकी विचारधारा थी कि जितने भी अन्य धार्मिक समुदाय या समूह हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनको हिंदू समाज की मुख्य धारा अर्थात विचारधारा में लाना चाहिए। उनका सुझाव था कि यदि अछूतों को हिंदू समाज में सम्मिलित कर लिया जाए तो अस्पृश्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि घुरिये समकालीन भारत में जातियों का जो नया अवतार दिखाई देता था, जब घुरिये के समय जो भी जातियों के नए नए अवतार थे उनका इन्होंने विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने रिजले की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जातियों का नामांकन या जनगणना जो है जातियों के आधार पर करवा कर जो है बहुत गलत कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण में जातियों के द्वारा विभाजन ये सही नहीं है। एकीकरण के लिए हमें जातियों पर पाबंदी लगाना आवश्यक है। तो उस समय रिजले जो थे उन्होंने जातीय जनगणना की कि फला इतनी जाति हैं, प्रजाति के आधार पर जातियों का विभाजन किया था। तो इसकी आलोचना जो है घुरिये करते हुए कहते हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय एकीकरण लाना है तो हमें जातियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। आगे इन्होंने अगली बात कही, घुरिये यह एक मजबूत विचारधारा की चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक सजातीयता अर्थात कल्चरल हेमोजेनेटी होना अनिवार्य है। इन्होंने कहा अगर राष्ट्रीय एकीकरण लाना है तो संस्कृति में भी समानता होनी चाहिए। इसी कारण जाति सभा, आरक्षण और जाति आधारित आंदोलनों के वे सख्त खिलाफ थे। ये सब जो है एकीकरण की प्रक्रिया में बाधक का कार्य करते थे। इन्होंने कहा जो भी जातीय संगठन है, सामुदायिक संगठन है, यह राष्ट्रीय एकीकरण के में बहुत बड़े बाधक के रूप में कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं घुरिये का भारत विधा परिप्रेक्ष्य। घुरिये इंडोलॉजी। घुरिये ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने प्राचीन एवं सांस्कृतिक ग्रंथों पर अपना आधार बनाकर बहुत से चर्चा की। अब इनके प्रमुख विद्यार्थी कौन कौन थे? उनमें एम एन श्रीनिवास, के एम कबाड़िया, ए आर देसाई, वाई बी दामले, श्रीमती जालू और केसी पंचदिकर, एम एस राव, बिलास सांगवे, धीरेन्द्र नारायण, गोपाल सिंह नेपाली, एम जी कुलकर्णी, ए बोपगे, राधा कमल मुखर्जी, इरावती करवे, आंद्रे बितई, मतलब बहुत से इनके जो है केवल ए आर देसाई के छोड़कर ऊपर सभी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घुरिये के विचारधारा से जो है प्रभावित थे। ए आर देसाई भी इनके शिष्यों में थे लेकिन उनकी विचारधारा से कम ही प्रभावित थे। विसरण की विचारधारा के अंतर्गत घुरिये मानते हैं कि सभ्यता की उत्पत्ति एक स्थान से होती है, तत्पश्चात इसका जो है प्रसार अन्य स्थानों पर होता है। भारतीय सभ्यता विश्व की सभ्यता की एक कड़ी है। घुरिये का कहना था कि संसार की जो भी सभ्यताएं आई हैं उनमें भारतीय सभ्यता जीवित है। इन्होंने कहा भारत में कई तरह की सभ्यताएं आई हुई हैं लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी अपने स्थान पर बनी हुई है। आगे इन्होंने कहा कि प्रत्येक सभ्यता का इतिहास को समझना चाहिए। घुरिये विशाल
अर्थात मैक्रो के अध्ययन में विश्वास रखते थे, अर्थात उन्होंने किसी बृहद परिप्रेक्ष्य के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। घुरिये आगे चलकर लोनी कांड गांव का अध्ययन किया और उनके मूल में उनकी विचारधारा जो है सभ्यतावादी थी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था, तो लोनी कांड गांव का। आगे जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उन्होंने सर्वोपरि रखा। उनका कहना था कि भारत में हिंदू जीवन के सभी व्यवहार जो है ब्राह्मणों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं और दूसरा ब्राह्मण आर्य हैं, इसलिए वह श्रेष्ठ है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है, भारत में जो धर्म है वह ब्राह्मणवादी धर्म है या ब्राह्मणों का धर्म कहा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अभाव। घुरिये धर्मनिरपेक्षवादी नहीं थे। उनके विचारों में हिंदू धर्म महान था। एकीकरण का घुरिये का दृष्टि में यह एक ही उपाय था कि अन्य समूहों को हिंदू धर्म की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाए। घुरिये राष्ट्रवादी थे। उन्होंने संस्कृति की एकजुटता की बात कही है। घुरिये की व्याख्या में हिंदू धर्म और संस्कृति पर केंद्रित थे। उन्होंने मुसलमानों की धर्म एवं संस्कृति को हाशिए पर रखा था। घुरिये की दृष्टि में संस्कृत भाषा के अनंत ज्ञान का भंडार है और दुनिया का संपूर्ण ज्ञान जो है वह संस्कृति में निहित है। अविशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे घुरिये। इन्होंने अपने विचारों में फक्कड़ माना जाता है। बेरियल एल्विन ने जब दी लॉस ऑफ नर्व पुस्तक लिखी तब उन्होंने विचार रखा कि यदि आदिवासियों का हिंदू जातियों में समावेशन हो जाए तो आदिवासियों की पहचान का संकट आ जाएगा। तब घुरिये ने जवाब देकर शेड्यूल ट्राइब पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। तो कट्टर विरोधी के रूप में इन्हें बेरियल एल्विन के कट्टर विरोधी के रूप में घुरिये को जाना जाता है। अर्थात उस समय जो भी विचारधाराएं प्रस्तुत करते थे बेरियल एल्विन, उनका खंडन जो है घुरिये करते थे। बेरियल एल्विन ने अपना थीसिस जो है ए फिलॉसफी फॉर नीफा पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने प्रभावित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से पूछा भी जाता है कि बेरियल एल्विन ने अपना थीसिस ए फिलॉसफी फॉर द नीफा में जनजातियों की अलगाववादी या पृथकवादी नीति की चर्चा की है और इसी से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील और सरकार की आदिवासी नीति को निर्धारित किया। उसके बाद जो है घुरिये ने इस पर आलोचना या कोई विचार अपने प्रस्तुत नहीं की थी। घुरिये इस बात की वकालत करते थे कि वे एक राष्ट्र बनाने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना चाहिए। अगर हमें एक राष्ट्रीय एकीकरण लाना है तो हमें वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना चाहिए। उपनिवेश काल में पुरातनवाद ही हमारा राष्ट्रीय उपागम था। घुरिये ने इस पुरातनवाद को पुनर्जीवित किया। इसी दृष्टि में वह भारत के समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। घुरिये की आलोचना। हिंदू संस्कृति पर आधुनिकता पर प्रभाव। घुरिये ने हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण धर्म पर खूब लिखा, लेकिन उन्होंने आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र ने घुरिये की आलोचना की इसी संदर्भ में की है। रुडोल्फ और सुसेन रुडोल्फ ने आधुनिकता की व्याख्या परंपरा के संदर्भ में की है और योगेंद्र सिंह ने तर्क दिया है कि भारतीय परंपराएं आधुनिक हो रही हैं। अर्थात घुरिये जो है उन्होंने परिवर्तन या जो भी सांस्कृतिक समन्वय हुआ उसकी जो है घुरिये बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसके लिए उनकी यह जो है आलोचना की गई थी। वहीं योगेंद्र सिंह का क्या विचार था? योगेंद्र सिंह आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारतीय परंपराएं आधुनिक हो रही हैं। देश में वे लोग जो राजनीतिक दल जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक एकता, हिंदू सभ्यता कहते हैं, देश के एक सूत्र में बात दी गई। घुरिये जो हिंदू राष्ट्रवाद की व्याख्या करते थकते नहीं थे। आगे भारतीय इतिहास हिंदूकरण की प्रक्रिया है। घुरिये का मानना था कि मुसलमान, आदिवासी, सिख, जैन आदि समूहों का विलय जो है हिंदू जातियों में हो जाना चाहिए। इसी मुहावरे के अंतर्गत वे कहते हैं कि अब तक का जो है संपूर्ण इतिहास, भारतीय इतिहास हिंदूकरण का इतिहास रहा है। घुरिये का आज का कोई भी
गंभीरता से नहीं पढ़ता है। नवीन समाजशास्त्र के पुरोधा सी राइट मिल्स ने एक बार कहा था कि पार्सन्स को अब पढ़ने की कौन परवाह करता है, उनकी दृष्टि में पार्सन्स अतीत के समाजशास्त्री हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार कोरल उपाध्याय कहते हैं कि अब समाजशास्त्र में घुरियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है या पढ़ता नहीं है। समाजशास्त्र की परिभाषा उपेक्षित रही है। तो सन 1919 में एक स्वतंत्र विधा की तरह समाजशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, जिस युग में घुरिया और उनके विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे समाज विज्ञान की तरह स्थापित करने का प्रयास करें, इस विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं और इसकी विधि को पक्का करते हैं। घुरिये ने ऐसा कुछ नहीं किया। परिणाम अर्थात परिभाषा तो दूर की बात है, इन्होंने समाजशास्त्र का नाम भी नहीं लिया, अर्थात इन्होंने हर जगह भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य के आधार पर समाज की व्याख्या करते चले गए और इन्होंने कोई समाजशास्त्र की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है। मानव जाति अध्ययन की शुरुआत। घुरिये ने अपनी कृतियों जाति, धर्म, परिवार, नातेदारी आदि से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। इस तरह का मानव शास्त्रीकरण उपनिवेशवाद से संबंधित था। आदिवासियों ने सरकार के ने अनुसूचित जनजाति बना दिया। वे वास्तव में हिंदू हैं। उन्हें आदिवासी न कहकर पिछड़े हिंदू कहना चाहिए। घुरिये आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। तो घुरिये का विचार, जो सरकार थी जब अनुसूचित जाति उन्हें बना दिया, तब घुरिये इसकी जो है आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे पिछड़े हिंदू हैं, उन्हें जो है हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में लाना चाहिए, अर्थात उनका जो है आदिवासियों के एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित देखा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां जो रही हैं वह कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 इनकी पहली कृति थी। सेक्स हैबिट ऑफ द मिडिल क्लास पीपुल 1938 दूसरी कृति रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये दोनों बुक। द एबोरिजिनल सो कॉल्ड एंड दियर फ्यूचर पुस्तक 1943 में इनकी आई हुई है। और चौथी कल्चर एंड सोसाइटी 1945, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो पूछी जाती है। आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1960, कास्ट क्लास एंड एजुकेशन 1961, अन्य अदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। कास्ट क्लास एंड एजुकेशन 1961। फैमिली एंड किनशिप कर सकते हैं इसको, फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1962। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962। द शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये जो पुस्तकें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। द महादेव कोलिस 1963। एंटोनॉमी ऑफ द रूबर्न कम्युनिटी 1963। द इंडियन साधुस, यह भी पुस्तक कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण पुस्तकों में हम देखने को मिल जाता है, उसमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, सेक्स हैबिट इन मिडिल क्लास, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट क्लास एंड एजुकेशन, फैमिली इन किनशिप इन इंडियन यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब, महादेव कोलिस और इंडियन साधुस जो है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अदर पुस्तक है रेस एंड रिलीजन इन द निग्रो अफ्रीका, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ अमेरिकन फीमेल, एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल पेपर्स एंड सोशल टेंशन इन इंडिया, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है सोशल टेंशन इन इंडिया। आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन 1973। वाइदर इंडिया 1974 और इंडियन रिक्रिएट डेमोक्रेसी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी 1978। वैदिक इंडिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक के रूप में देखी जाती है। और द बर्निंग कोल्ड्रन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द बर्निंग कोल्ड्रन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980 से इनकी जो है प्रमुख पुस्तकों में शुमार रही है। तो यह थी घुरिये की संपूर्ण विवेचना
इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता है, खास करके गुरिये से। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।